अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उदाश मियां। मुझे मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। पीटीआई और इमरान खान के साथ अभी तक जितने भी मामलात हुए हैं, जो उनके ऊपर केसेस डाले गए, जो ज्यादतियां इस पार्टी के साथ हुई हैं, उनकी बुनियाद, उनकी फाउंडेशन 9 मई के वाक़े के दिन रखी गई थी, जो सानिया उस दिन हुआ था। बल्कि अभी एक और 9 मई का वाक़या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ अटैच करने की कोशिश की गई है, जिसके ऊपर बात करेंगे। साथ साथ इमरान खान के साथ जेल में बहुत हार्ड क्वेश्चनिंग की है इस दफ़ा जर्नलिस्ट ने। मेरा नहीं ख्याल जब से वो जेल में गए हैं उनसे ऐसे सवाल, इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल जो हैं सहाफ़ियों की तरफ से पूछे गए हों। उसको एड्रेस करेंगे। सेनेट के इलेक्शंस अभी आ रहे हैं 2 अप्रैल को जो होने वाले हैं, उसमें जो नाम सामने आए हैं पार्टियों की तरफ से, तमाम पार्टीज़ ने बहुत शॉकिंग रिज़ल्ट शो किया है, बहुत शॉकिंग नाम उन्होंने जो है पेश किए हैं। उसके अलावा कुछ अक्रॉस बॉर्डर्स खबरें हैं, वो भी शेयर होंगी। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को फॉलो नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। सबसे पहले सेनेट के इलेक्शन से मुतल्लिक बात करते हैं, जो कि 2 अप्रैल को होने जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन वगैरह की तरफ से बहुत से सीनियर रहनुमाओं को स्किप कर दिया गया है और पीटीआई भी ये काम करने में पीछे नहीं रही। पीपल्स पार्टी ने सीनियर रहनुमा रजा रब्बानी को सेनेट का टिकट नहीं दिया। मौला बख्श चांडियो और रुखसाना जुबैरी भी सेनेट के टिकट से महरूम रह गए। सिर्फ कुरातुलैन मरी अपना टिकट पीपल्स पार्टी से बरकरार रख पाई हैं। तजुर्बाकार सेनेटर्स की जगह पीपल्स पार्टी इस दफ़ा नए नाम सामने ला रही है। काजिम शाह, अशरफ जतोई, नदीम भुट्टो, सरफराज राजर, दोस्त अली और मसरूर अहसन को टिकट मिला है। मुस्लिम लीग नून ने सीनियर रहनुमा मुशाहिद हुसैन सईद को और आसिफ करमानी को टिकट नहीं दिए, जबकि हाफिज अब्दुल करीम भी इस दफ़ा मुस्लिम लीग नून से टिकट से महरूम रहे हैं। नून लीग के सीनियर रहनुमा महमूदुल हसन इस बार पीपल्स पार्टी के टिकट पर सेनेट के इलेक्शंस लड़ेंगे। इस में जी पीटीआई ने जो काम किया है उसमें सेनेट में अपने अपोजिशन लीडर डॉक्टर शहजाद वसीम और सेनेटर वलीद इकबाल को टिकट से महरूम कर दिया है। टिकट से महरूम उम्मीदवार अब सेनेट में दिखाई नहीं देंगे। जो वलीद इकबाल साहब हैं पीपल्स पार्टी पीटीआई के, ये बहुत ज़्यादा आपको टॉक शोज़ में नज़र आए होंगे। उन्होंने बहुत इलेक्शन से पहले भी और इलेक्शंस के बाद भी पीटीआई के नैरेटिव को पुट फोर्थ करने के लिए और इमरान खान के नैरेटिव को के लिए फाइट करने के लिए उन्होंने बहुत से एनालिसिस दिए हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उन्हें सेनेट का जो है इलेक्शंस के लिए टिकट नहीं मिला। जो नाम पीटीआई सामने लेके आई है उनमें भी बहुत से नए लोग शामिल हैं। खैबर पख्तूनख्वा जनरल सीट्स में से जी अज़हर माशवानी एक बंदे हैं जो मुराद सईद को कवर करेंगे। फैसल जावेद खान, मिर्ज़ा अफरीदी, इरफान सलीम, खुरम जीशान। टेक्नोक्रेट्स में अज़म सवाती, इरशाद हुसैन। वुमेन आयशा बानो, रुबीना नाज। पंजाब जनरल सीट्स पर हामिद खान, जुल्फ़ी बुखारी और डॉक्टर यासमीन राशिद। वुमेन सीट्स पर जी सनम जावेद हैं, जो अभी तक उनको जेल से जो है रिहा नहीं किया गया। मेरा ख्याल है उनका भी केस अब अदालत में चला के कोई उनका फैसला कर देना चाहिए। बहुत वक्त हो गया वो जेल में है। जो इंसाफ के तकाजे पूरे करते हुए जो भी उनका फैसला बनता है वो दे दें। अज़हर माशवानी का भी नाम इसमें शामिल है। इन केस आपको नहीं पता तो ये पीटीआई के सोशल मीडिया हेड रह चुके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इन्होंने सोशल मीडिया कैंपेनिंग में पीटीआई की। अब इसमें ये वैसे तो इमरान खान के सिलेक्टेड लोग हैं, उन्होंने ओबियसली कुछ बहुत सोच समझ के ये नाम पेश किए हैं। लेकिन कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म मेरा ख्याल है वो बुरा नहीं होता। तो माशवानी साहब के ऊपर वैसे भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो चुका है, क्योंकि वो पीटीआई के वोटर सपोर्टर में ये जो बहुत अग्रेसिव अप्रोच आपको नज़र आती है, जो पीटीआई की सोशल मीडिया कैंपेनिंग में बहुत अग्रेसिव अप्रोच आपको नज़र आया करती थी, अभी तो मुझे लगता है वो और तरीके की हो गई है, पहले बहुत ज़्यादा थी। तो उसमें माशवानी साहब का बहुत रोल है। उस चीज़ को मेरा ख्याल है इंट्रोड्यूस करवाने में, उसको और ज़्यादा इनिशिएट करने में हमेशा से अज़हर माशवानी सर फ़हरिस्त रहे हैं हमेशा से, और अब वो आपको मेरा ख्याल है हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली सेनेट में नज़र आएंगे। अली अमीन गंडापुर को भी इमरान खान ने मेरा ख्याल है बहुत होप से ही सिलेक्ट किया था खैबर पख्तूनख्वा के लिए, और इससे ज़्यादा कि वो कैसा परफॉर्म करेगा चीफ मिनिस्टर बन के अवाम के लिए, खैबर पख्तूनख्वा के जो लोग हैं उनके लिए, वो ज़्यादा ये सोच थी इमरान खान की कि ये इस कॉलिशन गवर्नमेंट को और उसके प्रेशर को होल्ड कर पाएगा बंदा। ये पीटीआई के ऊपर इस वक्त जो एक हालात जंगी माहौल बनाया हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, उस चीज़ को अली अमीन गंडापुर जो है उसका करैक्टर ऐसा कि उसको होल्ड कर पाएगा। लेकिन वो कितना इमरान खान की उम्मीदों पर पूरा उतरे हैं, उस तरीके के सवालात जो हैं आज मीडिया टॉक में इमरान खान से जेल में कर लिए गए। अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में इमरान खान ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से इत्तेहाद को गलती करार दे दिया।
اور کہا کہ بات چیت مجلس وحدت مسلمین سنی اتحاد کونسل اور شرانی گروپ سے چلی تھی، غلطی یہ ہوئی کہ تینوں کے ساتھ اتحاد کرنا چاہیے تھا۔ تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جی سنی اتحاد غلطی ہے، اس میں جانا غلطی ہے، ان کا یہ کہنا تھا کہ تینوں کے ساتھ ہمیں اتحاد کر لینا چاہیے تھا۔ انہوں نے امریکہ میں IMF دفتر کے باہر PTI کا احتجاج درست قرار دیا، تاہم احتجاج کے دوران فوج مخالف بینرز سے اظہار لا علمی کیا ہے۔ پاکستان کو IMF سے قرض ملنے کی مخالفت ان الفاظ میں کی کہ یہ قرض ملنے سے پہلے سیاسی استحکام ضروری ہے۔ ان سے سوال پوچھا گیا کہ خود بھی آپ IMF سے قرض لیا کرتے تھے، اس سوال پر ان کا کہنا تھا کہ وہ ہماری مجبوری تھی، 3 ملکوں سے ملا قرض کم تھا اس لیے IMF کے پاس جانا پڑا۔ یہ جی IMF کا جو اس وقت آپ $1.1 بلین کا جو آپ کا ایک قسط کے لیے اس وقت گورنمنٹ اور IMF کی بات چیت چل رہی ہے، اس سے متعلق احتجاج پاکستان تحریک انصاف نے واشنگٹن میں کنڈکٹ کیا تھا۔ اب جو میں نے شروع میں 9 مئی سے متعلق ریفرنس دیا ہے کہ 9 مئی کا وہ انسیڈنٹ جس کی فاؤنڈیشن بنا کے PTI کے اوپر یہ تمام زیادتیاں یا کیسز ڈالے گئے تھے، اسی طرح کی ایک چیز اس وقت واشنگٹن میں انہوں نے کی ہے، اور وہ اس طریقے سے ہے کہ ابھی جیل میں بھی عمران خان سے کویشچن کیا گیا کہ جی پروٹیسٹ کے دوران آرمی کے اگینسٹ نعرے لگائے گئے ہیں، بلکہ آرمی چیف کے بینرز بھی وہاں پر موجود تھے جو ان کے میم بنائے ہوئے تھے، اور وہ ایڈیٹڈ تصویریں تھیں آرمی چیف کی جو اس مظاہرے میں دیکھنے کو ملی جو PTI IMF اور ورلڈ بینک کے دفتر کے باہر کر رہی تھی۔ اب اس سے متعلق عمران خان نے تو یہ کہہ دیا ہے کہ مجھے اس بارے میں کوئی معلومات نہیں ہے کہ فوج کے خلاف کوئی بینر بھی اٹھایا گیا ہے۔ اچھی بات ہے، کوئی بات نہیں جی، 9 مئی کے واقعے میں بھی یہی چیز ان کے ساتھ ہوئی تھی کہ آپ نے آرمی کے ساتھ یہ کیا، GSQ میں آپ گھسے، آپ نے بہت زیادہ تباہی مچائی ہے، آپ نے اسٹیٹ کو ہٹ کیا ہے، جس کی پاکستان تحریک انصاف ابھی تک کلیریفیکیشنز دیتی رہتی ہے کہ جی ہم نے نہیں کیا، بلکہ عمران خان نے تو جو کور کمانڈر میٹنگ ہوئی تھی اس میں جب یہ بات ہوئی کہ انویسٹیگیشن پراپر طریقے سے ہم 9 مئی کے تمام واقعات میں جو گرفتار لوگ ہیں ان کی کریں گے، تو عمران خان نے کہا تھا پلیز کریں، ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ اس ساری چیز کی انویسٹیگیشن کریں تاکہ PTI کلیئر ہو جائے، کیونکہ ہم اس میں انوالوڈ نہیں تھے۔ ابھی بھی PTI پھر سے کلیریفیکیشنز دینے پر آ گئی ہے۔ ابھی آپ شہباز گل کا ولاگ دیکھیں جن کو یہ ٹاسک دیا گیا تھا کہ وہ پروٹیسٹ کریں واشنگٹن میں IMF اور ورلڈ بینک کے دفتر کے سامنے، تو وہ بھی کلیریفیکیشنز ہی دے رہے ہیں کہ ہمیں کچھ بھی نہیں پتا تھا کہ آرمی کے خلاف بھی نعرے لگنے ہیں، میں کبھی بھی آرمی کے خلاف نعرہ نہیں لگاؤں گا، کیونکہ آرمی ایک پراپر کمپلیٹ انسٹیٹیوشن ہے جو سب کا ہے، اور اس کے اندر بہت سے اور لوگ ہوتے ہیں، تو آپ انسٹیٹیوشن سے جو ہے اختلاف نہیں رکھ سکتے، آپ ایک دو بندوں سے اختلاف رکھ سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ان کا کہنا تھا، دوسری طرف انہوں نے یہ بھی کہا کہ NGO بھی وہاں پر موجود تھیں جو ان پروٹیسٹ میں کسی بھی وہاں کے اوورسیز پاکستانی نے ان سے ہیلپ مانگی ہوگی، وہاں پر بسز چل رہی تھیں جو بھی، اور ان کے اوپر جو ہے وہ LCD کے اوپر یا جو بھی تصویریں چل رہی تھیں آرمی کے اگینسٹ نعرے لگ رہے تھے، بینرز موجود تھے، تو PTI کے وہ نہیں تھے، وہ NGOs ہیں یا اور اوورسیز پاکستانی ہیں جنہوں نے ان چیزوں کو کنڈکٹ کیا ہوگا، لیکن پاکستان تحریک انصاف کا آرمی مخالف کسی بھی طرح کے نعرے یا بینر یا جو بھی چیز اس سے کوئی تعلق نہیں رہا ہے اس پروٹیسٹ میں۔ تو وہی آپ ابھی دیکھ لیں جی سملیرٹیز 9 مئی کے واقعے کی طرح، جس طرح پاکستان تحریک انصاف کنڈیم کرتی رہی تھی کہ ہم اس طرح کی اینٹی اسٹیٹ حرکتیں یا GSQ پہ حملہ یا آرمی کی جو جگہ ہیں ان پہ حملہ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے، ہم اینٹی اسٹیٹ نہیں جائیں گے، ہم تو پیسفل پروٹیسٹ چاہتے تھے۔ یہ ہمارے لوگ نہیں تھے جنہوں نے انٹائز کیا ہے، جنہوں نے وینڈلزم کیا ہے، جنہوں نے انارکی پھیلائی ہے 9 مئی کے دن۔ وہی بات اس وقت وہ واشنگٹن کے پروٹیسٹ سے متعلق کر رہے ہیں، عمران خان نے بھی کی، شہباز گل جو لیڈ کر رہے تھے اس پروٹیسٹ کو، انہوں نے بھی کہا کہ وہ نہ ہی ٹرک ہمارے تھے جس کے اوپر اینٹی آرمی نعرے چل رہے تھے، تصویریں چل رہی تھیں، اور نہ ہی وہ بینرز پاکستان تحریک انصاف کے تھے جس کے اوپر عاصم منیر کی ایڈیٹڈ تصویریں لگی ہوئی تھیں پاکستان تحریک انصاف کے۔ لیکن اس پروٹیسٹ کو ایز اٹ از بھی اینٹی اسٹیٹ ہی تصور کیا جا رہا ہے حکومت کی طرف سے۔ عطا طارر نے جس طرح کی ان کے لیے سٹیٹمنٹس دی ہیں کہ ایک طرف پاکستان کے اندر IMF کی ٹیم موجود ہے جو 1.1 بلین کی قسط کے لیے گورنمنٹ کے ساتھ ان ٹاکس ہے، اور دوسری طرف آپ IMF اور ورلڈ بینک کے دفتر کے سامنے ہی پاکستان کی ہی ایک جماعت کے لوگ دھرنا دے کے بیٹھ جاتے ہیں، پروٹیسٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جن کو قسط نہیں دینی۔ عمران خان کا نیریٹو اس ساری چیز سے متعلق یہی تھا کہ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ ملک استحکام اس کے اندر استحکام آ جائے، اسٹیبلٹی آ جائے، اور اس طرح وہ جو ہے وہ اسٹیبل ہو کہ وہ ریونیو جنریٹ کر سکے،
सरमायाकारी हो मुल्क के अंदर कि आप इतना बड़ा जो कर्जा ले रहे हैं उसको पे बैक करने की पोजीशन पर भी जाएं। और अली अमीन गंडापुर से मुतल्लिक इमरान खान का कहना था कि तस्वीर नहीं खिंचवानी चाहिए थी शहबाज शरीफ के साथ उस मीटिंग के दौरान, कोई भी सॉफ्ट कॉर्नर नहीं दिखाना चाहिए था। अब मुझे ये डर है कि वफाक कोई भी पैसा खैबर पख्तूनख्वा को पे नहीं करेगी। मैं सिर्फ यही चाहता था कि जी जो केपी के की आवाम है वो फौरी तौर पर उसके लिए जो है ना ये हुकूमत काम शुरू कर सके उनके फ़ायदे के लिए। इमरान खान ने ये कहा है। तो वो जो एक बातचीत चल रही थी कि क्या अली अमीन गंडापुर इमरान खान को बताए बगैर शहबाज शरीफ से मिलने चले गए हैं, वो मामला सेटल डाउन हो गया है कि इमरान खान ने उसके मुतालिक ऐसा कुछ नहीं कहा कि मुझे तो पता ही नहीं था ये अली अमीन गंडापुर करता क्या फिर रहा है। उन्होंने जो लॉजिकल बात उन्होंने करनी थी वो उन्होंने की है कि तस्वीर ना खिंचवाते जब तक वफाक आपकी तमाम जो डिमांड्स हैं उनको पूरी नहीं कर लेता। अक्रॉस बॉर्डर्स अगर बात करें तो भारत में इलेक्शंस होने जा रहे हैं, बहुत ज़रूरी वक्त है जी उनके लिए, तो हमारे लिए भी। हमारे लिए इसलिए ज़रूरी ज़्यादा था कि हमेशा इलेक्शन से थोड़ा वक्त पहले कोई ना कोई अग्रेशन वो ज़रूर दिखाता है। 2019 में उन्होंने हमारे बॉर्डर के ऊपर दिखाया था और अपना एक पायलट फेंक गए थे हमारे मुल्क के अंदर, जिसको वैसे तो हमने चाय वगैरह पिला के ख्याल रखा था। इस दफ़ा उन्होंने जो अग्रेशन दिखाना था मोदी की हुकूमत ने, वो विद इन स्टेट दिखाया है। अपनी हुकूमत में अपने मुल्क के अंदर वो अग्रेशन दिखाया है, मस्जिदें गिरा के, उनके ऊपर टेम्पल्स बना के, मुसलमानों के अगेंस्ट जो नाइंसाफ़ियाँ हैं वो करके, सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट उसको पास करके रमज़ान के पहले दिन, और फिर मुबारक भी दी मोदी साहब ने ट्वीट करके रमज़ान की। एक तरफ वो सीएए का जो बिल पास कर रहे हैं और दूसरी तरफ वो रमज़ान की मुबारकें दे रहे हैं। एंटी मुस्लिम बिल है बेसिकली वो। तो खैर अभी जो भारत के ये इलेक्शंस हैं ये मल्टीपल रीजंस की वजह से इम्पॉर्टेंट है। एक तो ये एक आप वर्ल्ड रिकॉर्ड ही समझें क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट 950 मिलियन लोग वोट डाल सकते हैं। भारतीय इलेक्शन कमीशन के मुताबिक लोकसभा की 543 नशिस्तों के लिए आम इंतखाबात का आगाज़ 19 अप्रैल से होगा। भारतीय रियासतों में 7 मरहलों में वोटिंग होगी जिसका इख्तिताम 1 जून को होगा। पहले मरहले में 19 अप्रैल को 21 रियासतों में, दूसरे मरहले में 26 अप्रैल को 12 रियासतें, तीसरे मरहले में 7 मई को 12 रियासतें, चौथे मरहले में 13 मई को 10, पाँचवें मरहले में 20 मई को 8 रियासतें, छठे मरहले में 25 मई को 7 और सातवें मरहले में जी 1 जून को 8 रियासतों में वोटिंग होगी। आम इंतखाबात में 97 करोड़ भारतीय शहरी वोट डालने के अहल हैं। वोटों की गिनती 4 जून को शुरू होगी। अब बीजेपी जो इस वक्त रूलिंग पार्टी है इंडिया की, वो 12 जमातों के अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया से मुकाबला करेगी। प्री पोल सर्वे के मुताबिक वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के तीसरी मुद्दत के लिए वज़ीर आज़म बनने के बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं, बल्कि अब 90% से ज़्यादा जो चांसेस हैं वो इस वक्त मोदी साहब के ही इन इलेक्शंस को जीतने के हैं। आखिर में जी अमेरिका और रशिया से मुतल्लिक थोड़ी बात कर लेते हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने एक तकरीब से खिताब में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को गुंडा कहकर बुलाया है। इससे पहले माजी में बाइडन ने जो है रशियन प्रेसिडेंट के लिए कातिल, आमिर, कसाई और जंगी मुजरिम के अल्फाज का भी इस्तेमाल किया है और इनके रिप्लाई में पुतिन की तरफ से कोई सख्त जुमला नहीं कहा गया, बल्कि उन्होंने जी दराजी उम्र की दुआ दी जो बाइडन को, और एक दफ़ा वो जो बाइडन से मुतल्लिक एक स्टेटमेंट में ये कह चुके हैं कि मुझे डोनाल्ड ट्रंप के कंपैरिजन में करंट यूएसए का प्रेसिडेंट बाइडन जो है वो ज़्यादा पसंद है क्योंकि ये प्रिडिक्टेबल है, क्योंकि इसके एक्शंस को मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूँ। बहुत काम स्टेटमेंट है। खैर अभी तक के लिए न्यूज़ में इतना ही है। अगर आपने चैनल को फॉलो नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।